हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की पॉलिटिकल साइंस का यानी कि सिविक्स का इकाई 3 लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट 3 है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का प्रश्नावली है का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला का 1 है वर्ष सही विकल्प चुने। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक विकल्प चुनना है। मैं कॉपी में फेयर के तौर पर बनाई हूँ, इसलिए 1 आंसर दिए हैं। ठीक है, आप लोग के पास अगर बुक होगा तो बुक में रीडिंग जरूर दीजिएगा और आंसर भी मिला सकते हैं। पहला है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग, बुक में आंसर ग होगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, 1970 के दशक से। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, जयप्रकाश नारायण। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, जनता पार्टी को। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। यह भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोगों के पास निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, महेंद्र सिंह टिकैत। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए सारे क्वेश्चन भी आई है। ओके, सबको आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये तो बुक में दिया है, एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सभी को अच्छे से देखना है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आप लोग हिंदी की किताब में पढ़ोगे तो मगम्मा रहेगा, हिंदी का सेकेंड बुक रहता है। ठीक है, मगम्मा रहता है। ओके, तो म से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और ग से हो जाएगा गुजरात, और फिर मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मगम्मा याद रखिएगा, म से महाराष्ट्र, ग से गुजरात, फिर म से मध्य प्रदेश। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, राजस्थान। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ये वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, 2005 में। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा ख, लोकतंत्र की स्थापना करना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे। तो क्या था। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं क ख ग लिखने के लिए, यहाँ पे लेकिन क होगा। ओके, यहाँ पे आगे क आप लोग ये क यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, 1948 में।
सभी VVI है, सभी को आप लोग को ध्यान से देखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीतिक दल का आशय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, व्यक्तियों के समूह से। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है, तो उत्तर हो जाएगा क, सत्ता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, ब्रिटेन। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। VVI क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, राजनीतिक दल को। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। ठीक है। और ये है घ का आंसर, यहाँ पे भी छूट गया है, गलती से मिस्टेक हो गया है। ओके, घ को यहाँ पे आप लोग आगे में लिख लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ग, क्या है, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोगों के पास, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, ब्रिटेन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आप लोगों के पास, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, बहुदलीय व्यवस्था में। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। ओके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, VVI क्वेश्चन है सारे, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है सोशल साइंस में, तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से देखना है और समझना है। 25 है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, सांसदों एवं विधेयकों पर या विधायकों पर। ओके। 26 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है आप लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो उत्तर हो जाएगा ख, 1999 में। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सेकेंड का पहला है, मिलान करेगा, सूची 1 है, सूची 2 है, मैं आपको मिलान करना है, आप लोग इस तरह से मत मिलान कीजिएगा, बुक में है तो इस तरह से कर सकते हो या इधर इधर लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप फेल कर रहे हो तो आपको इस तरह से ही बनाना है, ताकि आप लोग को आसानी से आंसर पढ़ सको और समझ सको। ठीक है। देखिए पहला है, समाजवादी पार्टी का चिन्ह क्या है, तो साइकिल, राजद का लालटेन, लोजपा का बंगला, फिर JDU का तीर। ठीक है। फिर देखिए सेकेंड में है, मिलान करेगा, सूची 2 सूची 1। ठीक है। पहला है कांग्रेस पार्टी का UPA, सही हो जाएगा। फिर देखिए 2 है भारतीय जनता पार्टी का NDA हो जाएगा, और कम्युनिस्ट पार्टी का थर्ड फ्रंट हो जाएगा, और 4 नंबर है झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगा। ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पे क्या क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ही छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण थे। ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के पास, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट है यहाँ पे वन संपदा की सुरक्षा, सेकेंड है वन जीव की सुरक्षा, फिर 3 है मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति तथा 4 है पर्यावरण सुरक्षा। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? तो उत्तर हो जाएगा विभिन्न समूह दलगत राजनीति से अलग होकर जब अपने आंदोलन को व्यापक प्रसार करने हेतु जनता को लामबंद करते हैं तो इसे हम स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कह सकते हैं। ठीक है, फिर 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्या है भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? उत्तर हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे किसानों को सस्ती दरों पर बिजली, खाद व बीजों की आपूर्ति, कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था, किसानों की ऋण माफी आदि है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा में किसानों की मुख्य मांग गन्ना की कीमतों में वृद्धि तथा सस्ती बिजली की अबाध आपूर्ति है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि की प्राप्ति था। ठीक है, फिर आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है। राजनीतिक दल की परिभाषा दे। उत्तर हो जाएगा सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदाता करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना आदि। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोगों के पास। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है? तो उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस तरह राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम करता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या है, दल बदल कानून क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और बुक नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ बुक भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बुक पढ़ने से आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड उत्पन्न होंगे या बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे जो एग्जाम में जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो खुद ब खुद वर्ड आएगा और कॉपी में लिखाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहते हैं तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे दल हैं जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। इनके कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती है। इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता
प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग आए हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, जो कि एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टाइप का आता है 4 नंबर का। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखना है। जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष में उत्तर दें। तो देखिए, इसका उत्तर हम तैयार किए हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे और सुदृढ़ करने में जन संघर्षों की अहम भूमिका होती है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया। तब से वह लोकतंत्र की आधारशिला दिनों दिन सुदृढ़ कर रहा है। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक के दौरान भारत में अनेक तरह के सामाजिक और जनप्रिय संघर्षों की उत्पत्ति हुई, जिसने लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 1970 का दशक कई दृष्टियों से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसा दशक था जिसमें भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष बिंदु पर पदासीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में अपने प्रभुत्व एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन कर कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी। उसके बाद श्रीमती गांधी ने संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास किया। 1975 में उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर जिस ढंग से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया, उस विरोध में सरकार विरोधी जनसंघर्ष तेज हुई और ये जनसंघर्ष लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए। इस तरह के जनसंघर्ष लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि 1917 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई। इस तरह हम यहाँ पे जनता है, ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया था, तो जनता समझिएगा, जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई। इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः हम इस कथन से सहमत हैं कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र जन संघर्ष के द्वारा विकसित होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसले में जन साधारण के विचारों को अनदेखी करती है तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जन संघर्ष होता है और सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है। जन संघर्ष सरकार को तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय से रोकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात होती है। इन संघर्षों का समाधान व्यापक लामबंदी के जरिए करती है। जन संघर्षों से राजनीतिक संगठनों का विकास होता है। ये राजनीतिक संगठन जन भागीदारी के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया, यानी कि देश का हो गया? तो इसका उत्तर सिंपल सा है। 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार का निर्माण किया था, लेकिन देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। ओके, बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता पर पाबंदी लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ने
भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। वर्ष 1972 से 73 में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश की कृषि पैदावार दुष्प्रभावित हुई। परिणाम स्वरूप पूरे देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 में बिहार प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। फिर देखिए, जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, जो बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा। बिहार का छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग आंदोलन में कूद पड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। फिर देखिए, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि बिहार का यह आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैले। फिर 2 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। इस प्रकार एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया। फिर देखिए, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग करते हुए राष्ट्रवादी सत्याग्रह की घोषणा की। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों को भी सरकार का आदेश नहीं मानने के लिए निवेदन किया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975, याद रखिएगा, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्रायः सभी विपरीत विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्रायः सभी विपरीत विचारधारा, यानी कि इंदिरा गांधी को जो इस्तीफा दिलवा रहे थे, तो सभी विपरीत विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो आइए इस आंसर में आपको मिल जाएगा। उत्तर हो जाएगा, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है, कहे तो जरूरी है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन के एक अंग बन चुके हैं। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक दल सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य समाज के अन्य लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनके सामान्य उद्देश्य दूसरे लोगों के उद्देश्य से बेहतर है। इस संदर्भ में हमें एक और बात समझ लेना आवश्यक है कि व्यक्तियों का समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ देखिए सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया था, या सत्ता को प्रभावित करना होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हैं। राजनीतिक दल
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जनता की विभिन्न समस्याओं और समाधान में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर देखिए, राजनीतिक दल इतना महत्वपूर्ण है कि उनके अभाव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफल ढंग से नहीं चल सकती है। राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए भी है कि यदि दल नहीं होगा तो उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्रहित में न बनाकर उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे जिन क्षेत्रों से वे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश की एकता और अखंडता खतरे में बढ़ जाएगी तथा देश का विकास रुक जाएगा। राजनीतिक दल की नीतियां समग्र एवं व्यापक होता है, न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए। एक राजनीतिक दल के सदस्य सभी जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के होते हैं। राजनीतिक दल सभी लोगों की समस्याओं को समेटकर सरकार के सामने रखते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं। इसी कारण राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? 5 है आप लोगों के पास, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की नितांत आवश्यक है। राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सफल ढंग से नहीं चल सकती है। दरअसल राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। देखिए, ये पॉइंट कहाँ है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो बिहार बोर्ड इसी टाइप से अब क्वेश्चन बनाता है कि जो इसका आंसर है कोई क्वेश्चन का या बुक का कोई पार्ट है, इतना दिया हुआ है, उसमें से बीच में से खोज के आपको क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आप लोग को इसलिए बुक पढ़ना भी जरूरी अब हो गया है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव 80 में 40 बनाने का रहता है। अब 40 का तो बात नहीं है जो बुक का क्वेश्चन आंसर से सारे क्वेश्चन दे दे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब बुक के बीच से आता है तो आप लोग को बुक भी रीडिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ज़रूर रीडिंग कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल देश के लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़ने का काम करते हैं। लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। उम्मीदवार अपनी नीतियां राष्ट्रहित में न बनाकर उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाएंगे जिन क्षेत्रों से वे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति होने से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और देश का विकास यहाँ पे होगा, रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती से छूट गया है, विकास के यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग, रुक जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या लिखना है, रुकिए, देश का विकास के बाद आपको लिखना है रुक जाएगा। ओके, गलती से छूट गया है वहाँ पे, देश का विकास रुक जाएगा। इस समस्या से निजात दिलाने में राजनीतिक दलों का होना नितांत आवश्यक है। राजनीतिक दलों की नीतियां एवं कार्यक्रम पूरे देश के लिए होती है, न किसी क्षेत्र विशेष के लिए। राजनीतिक दल के सदस्य सभी जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल सभी लोगों की समस्याओं को कर सरकार के सामने रखते हैं और उनके समाधान का प्रयास करवाते हैं। अतः राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष से ऊपर उठकर राष्ट्रीय विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जो कि VVI क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, तो इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं।
उत्तर है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। पहला है नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करते हैं। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। मतदाता भी उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देते हैं जिसकी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हित को मजबूत करने वाला होता है। ठीक है। सेकेंड है आप लोगों का शासन का संचालन। क्या है? शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है उन्हें विपक्षी दल कहते हैं। ठीक है। जहां एक और सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़ियां करने से रोकता है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है चुनावों का संचालन। जिस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार दलीय व्यवस्था में चुनाव होना भी आवश्यक है। राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियां तय करते हैं। यही कार्यक्रम एवं नीतियां चुनाव के दौरान जनता के पास रखते हैं, जिसे चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और उन्हें चुनाव जिताने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे का नंबर का क्वेश्चन क्या है इसका। लोकमत का निर्माण। क्या है? लोकमत का निर्माण। लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। इसके लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और इस तरह के लोकमत का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पे 5 में है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य। ठीक है। सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य, यानी कि मध्यस्थता या मध्यस्थ कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो उत्तर हो जाएगा इसका राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करते हैं और इसके मापदंड क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कौन राज्य स्तरीय। इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है। ओके, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखिए कहाँ कहाँ से आता है। फिर देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें जीतना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। इसी तरह राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की
कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीतना आवश्यक है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। और सोशल साइंस का सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको हमारे वीडियो पे या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।